हाँ जी, बीडीएमएल कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हाँ, नितिन कुमार, गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ, देखिए हम आग्नेय चट्टान की बात कर रहे थे। तो आग्नेय चट्टान, सॉरी आग्नेय की नहीं, हम टोटली एक चट्टानों के बारे में बात कर रहे थे अभी तक हम, कि ये चट्टान होती क्या है। एक क्लास हमारी कल इसी चीज़ की हुई है कि आखिर ये चट्टान होती क्या है, कहाँ मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, किस स्वरूप में ये हमको मिलती हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पिछली क्लास में ये बात कर ली थी, कौन कौन से प्रमुख हमारे खनिज हैं और कौन कौन से खनिज में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। ये सभी प्रकार की बातें हम लोगों ने कल इसमें की थी। आज हम यहाँ बात करेंगे चट्टानों के वर्गीकरण की। तो चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? चट्टानें हमारे तीन प्रकार की चट्टानें हैं। नंबर एक, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान। नंबर दो, अवसादी अवसादी चट्टान। नंबर तीसरा, रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान, ये तीन चट्टानें हैं हमारी। मोनिका, गुड आफ्टरनून बेटा। शिवानी, गुड आफ्टरनून बेटा। शिवानी, हाँ अटेंडेंस बेटा लग जाएगी। हाँ, तो आज हम बात करेंगे आग्नेय चट्टान की। किसकी बात करेंगे? आग्नेय चट्टान की, कि आग्नेय चट्टान क्या है हमारी। तो यहीं पर हम लोग बात करते हैं आग्नेय चट्टान की। तो आग्नेय चट्टान को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो पढ़ेंगे इसकी क्या विशेषताएं, फिर पढ़ेंगे इसकी उत्पत्ति, फिर पढ़ेंगे इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण में पढ़ेंगे हम लोग कणों के आधार पर, कणों के आधार पर। दूसरा, इसका जो वर्गीकरण होगा वो होगा रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर। और तीसरा देखेंगे हम प्रमुख आग्नेय चट्टान के उदाहरण। प्रमुख आग्नेय चट्टान के उदाहरण, ये हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आग्नेय चट्टान में। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए आग्नेय चट्टान। क्या डालोगे? ये चित्र बना लीजिए पहले, और ये सारणी बना के पूरी बेटा बना लीजिए आसानी से। कोई चीज़ समझ में नहीं आया मेरे से पूछ लीजिएगा। हाँ, फिर हम लोग आग्नेय चट्टान शुरू करेंगे, और इन जगहों को बेटा खाली रखना। ये कि जैसे ही हम लोग अवसादी पढ़ेंगे फिर हम इसी स्लाइड पर आएंगे दोबारा,
फिर अवसादी चट्टान के बारे में बात करेंगे। फिर जब कायांतरित पढ़ेंगे मतलब रूपांतरित चट्टान पढ़ेंगे तो फिर इसी स्लाइड पर आएंगे और फिर इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, ये स्लाइड हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसको आप बना लेना और ये जगह खाली रखना इस पेज पर। हाँ जी, बनाइए एक बार। हाँ देखिए आगे। हाँ, यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, आग्नेय चट्टान। हाँ, सबसे पहले इसको समझिए। देखिए, आग्नेय जो नाम है वो आग्नेय चट्टान बहुत कठोर चट्टानें होती हैं। पृथ्वी का निर्माण जब शुरू हुआ था, धरातल का निर्माण जब शुरू हुआ था, तो सर्वप्रथम जो चट्टानें बनी थी ना, वो चट्टानें आग्नेय चट्टान कहलाती हैं बेटा। आग्नेय चट्टान को इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस। क्या बोलते हैं? इग्नियस। अब इग्नियस क्या होता है? ये यूनानी भाषा का शब्द है। किसका? यूनानी भाषा का। और यूनानी भाषा अ, में आग्नेय को इग्नियस कहते हैं। और इग्नियस का जो अर्थ होता है वो होता है क्या? अग्नि। अग्नि अर्थात जमीन, अर्थात जमीन के अंदर की अग्नि। और इग्नियस जो है वो है यूनान में पाताल का देवता। समझ गए? यूनान में इग्नियस को क्या बोलते हैं? पाताल का देवता बोलते हैं। अब जो पाताल है मतलब वो जमीन के अंदर का भाग है, और जमीन के अंदर भाग में जो अग्नि का देवता है, जो आग स्वरूपी जो देवता है, उसको ही हम इग्नियस कहते हैं। तो इसका जो अर्थ है वो अग्नि निकलता है। अर्थात जमीन के आंतरिक भाग में जो अग्नि है वही क्या है हमारे लिए? वही इग्नियस है। और उस अग्नि से निर्मित ही जो चट्टानें हैं वो क्या बनेंगी? आग्नेय चट्टानें बनेंगी। समझ रहे हो ना बेटा? आग्नेय चट्टान कौन सी है हमारी? भाई, पृथ्वी का निर्माण जब हुआ था तो सबसे पहले यहां पर पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटे थे। क्या फटे थे? ज्वालामुखी। क्योंकि पृथ्वी गोल मतलब सूर्य से अलग हुई, आग का गोला थी। जब आग बेटा ठंडी हुई तो इसमें गैस बनी। गैस बनी तो ये धरातल फटा, दरारें पड़ी इसमें। तो जैसे ही वहां से आंतरिक भाग से वो लावा वो निकला तो वो वहीं पर जमा हो गया। जमने से जो कठोर रूप में जो चट्टानें बनी उन्हीं को हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। उनका अलग अलग स्वरूप हमको देखने को मिलता है। कुछ चट्टानें जमीन के आंतरिक भाग में देखने को मिलती हैं, कुछ चट्टानें हमको धरातलीय भाग पर देखने को मिलती हैं। जहां भी हमको वो तरीके की चट्टानें मिलती हैं, वो तरीके का पदार्थ जहां मिलता है, वही हमारे लिए क्या है? आग्नेय चट्टान है बेटा। ठीक है ना? तो इसकी एक परिभाषा लिख लीजिए आप लोग आग्नेय चट्टान में डैश करके। यह इग्नियस चट्टानें भी होती हैं। ये इग्नियस चट्टानें भी होती हैं। जो यूनानी भाषा का शब्द है, जो
यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अग्नि, जिसका अर्थ होता है अग्नि। अग्नि ये पृथ्वी की प्राथमिक चट्टानें होती हैं, प्राथमिक चट्टानें होती हैं, क्योंकि ये क्योंकि क्योंकि ये मैग्मा के ठंडे होने से बनी हैं, मैग्मा के ठंडे होने से बनी हैं। मैग्मा के ठंडे होने से बनी हैं। एक मिनट। हाँ, अब यहाँ डाल लो आग्नेय आग्नेय चट्टान की विशेषताएं। मुख्य रूप से इस आग्नेय चट्टान की विशेषताएं क्या हैं, वो पॉइंट बना बना के आप लोग यहाँ लिखना। नंबर 1, ये मैग्मा एवं लावा के ठंडे होने बनी हैं। ये मैग्मा एवं लावा के ठंडे होने से बनी हैं। दूसरा, ये रवेदार चट्टानें हैं। रवेदार अर्थात इसको क्रिस्टल बोलते हैं। क्रिस्टल क्या बोलते हैं? क्रिस्टल चट्टानें, मतलब इनमें छोटे छोटे कण होते हैं। क्रिस्टल, रवेदार। क्रिस्टल चट्टानें होती हैं, क्रिस्टल चट्टानें होती हैं। इसमें इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगला, इनमें परतों का अभाव पाया जाता है। मतलब ये परत दर परत नहीं पाई जाती है। ये
ये एक ठोस पिंड के रूप में उपस्थित होंगी। जमीन के अंदर भी जहाँ पर हमको मिलेंगी ये एक कठोर पिंड के रूप में उपस्थित होंगी। अगर हम इस चट्टान को तोड़ना भी चाहेंगे तो फिक्स रूप में ये नहीं टूटेगी, ऐसे दरार खाती हुई, ऐसे जहाँ इस चीज़ की छव जैसे टूटेगी वैसे टूटेगी। वैसे तो टूटना बहुत ही कठोर है, इसका बहुत ही कठिन तरीके से टूटती है, पर फिर भी यदि टूटेगी तो ये मतलब दरारी रूप में टूटेगी, एक परत दर परत नहीं टूटेगी। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं ना, जैसे संगमरमर की पट्टियां निकलती हैं, वो एक परत दर परत निकलती हैं, हैं? ऐसे कोई परत नहीं मिलेगी इसमें। हम कभी जैसे कुआं खोदते हैं कई बार, तो जब कई बार हम देखते हैं कहीं कहीं तो ऐसी रवेदार मिट्टी आती है, मतलब बहुत कठोर मिट्टी, बहुत जो खोदने में बहुत ज़्यादा परेशानी देती है। एक जगह ऐसी आएगी जो बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी, जो अपने आप ही मतलब हल्का सा हम लोग गेंती कुल्हाड़ी या फावड़ा जिससे भी खोदेंगे तो वो आराम से खुद जाएगी। फिर कहीं कंकड़ आएंगे, कहीं बजरी आएगी जमीन के अंदर। तो वो जब हम लोग कुआं या गड्ढा खोदते हैं तो उसमें हम खड़े होते हैं तो एक परत दर परत हमको दीवार उसमें दिखाई देती है अलग अलग तरीके की, समझ रहे हो ना? तो वो एक परत दर परत हमको ये इसमें नहीं दिखाई देती। ये पूरी की पूरी चट्टान एक ही प्रकार के तत्व की बनी होती है, एक ही प्रकार का पदार्थ इसमें यूज होता है। पांचवा पॉइंट इसमें, अलग अलग समय पर अलग अलग समय पर जमाव होने से निर्माण भिन्न मिलता है, निर्माण भिन्न मिलता है। इन चट्टानों में इन चट्टानों में इन चट्टानों में जल आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता, इसलिए रासायनिक अपक्षय कम देखने को मिलता है। अतः भौतिक एवं यांत्रिक अपक्षय, भौतिक एवं यांत्रिक यांत्रिक अपक्षय अधिक होता है। भौतिक एवं यांत्रिक अपक्षय अधिक होता है, विशेषकर विखंडन एवं वियोजन, विखंडन एवं वियोजन, ये दोनों चीजें लिख लीजिए। हाँ सर, ये दूसरी लाइन में क्या लिखा है? सर मैग्मा कहाँ से निकलता है? सर मैग्मा कहाँ से निकलता? मैग्मा बेटा जमीन के अंदर से निकलता है, और जमीन के अंदर में भी जो हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी थी ना, उस आंतरिक संरचना में जो मेंटल का पार्ट है,
हमने एक तो सियाल परत बताई थी ऊपर, फिर सिमा परत बताई थी, फिर निफे बताई थी। ये तो सुएस महोदय के अनुसार बताई थी। एक हमने बताया था बेटा सामान्य वर्गीकरण, और सामान्य वर्गीकरण में हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात की थी। तो ऊपर वाला तो है भूक्रस्ट, मतलब भूपर्पटी था, दूसरा मेंटल था, तीसरा क्रोड था, कोर। तो बेटा अब जो मेंटल वाला जो पार्ट था वहां से लावा निकलता है, क्योंकि फिर आंतरिक भाग जो कोर है वो तो बेटा कठोर अवस्था में है। यहां से जब मैग्मा निकलता है तो वो जमीन पर आता है। जमीन, जब वो मैग्मा आंतरिक भाग में रहता है तो उसको मैग्मा कहते हैं, बाहर आ जाता है तो उसी को लावा कह देते हैं बेटा। लावा और मैग्मा एक ही चीज है। जब तक वो पदार्थ जमीन के अंदर है जब तक उसको मैग्मा कहेंगे, जैसे ही वो धरातल पर आ जाता है, ऊपर आ जाता है, तो उसे हम लावा कह देते हैं बेटा। सर ये दूसरी लाइन में क्या लिखा है? दूसरी लाइन में बेटा रवेदार क्रिस्टल, क्रिस्टल ये मैग्मा है बेटा, एवं लावा। बेटा एक तो क्या है कि मैं हमेशा इस स्क्रीन पर ही थोड़ी देखता रहूंगा बेटा। अब क्वेश्चन आपका पहले हो जाता है, मैं बाद में देखता हूँ इसको। हाँ, निशांत के समझ में आ गया? यस बेटा। शिवानी, सर सही से लिखो, समझ में नहीं आ रहा। भौतिक के आगे क्या लिखा है? भौतिक अपक्षय। देखो, भौतिक एवं यांत्रिक, ये अपना भौतिक है, ये यांत्रिक है। चलो मैं थोड़ा सा और धीरे लिखूंगा मैं। ये भौतिक है और यांत्रिक है। हाँ देखिए, भौतिक और यांत्रिक इनमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई पदार्थ है, मान लो ये आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान में मान लो ये कठोर ना होके ये कोई ना कोई इसमें जल अंदर प्रवेश कर जाता। तो जल जब इसमें अंदर प्रवेश करता तो कोई ना कोई, जैसे मान लो ये मैग्नीशियम से मिलता, या मान लो ये एल्यूमिनियम से मिलता, या कोई अन्य तत्व से मिलता, तो ये क्रिया करता उनसे। क्या करता? ये क्रिया करता। क्रिया करने के बाद में उनमें अभिक्रिया होती, और अभिक्रिया से वो चट्टान खुद टूट के अलग हो जाती। उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक अपक्षय बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रासायनिक अपक्षय। मान लो जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेफाइट है। अब मान लो कठोर चट्टान है वो, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट के साथ में थोड़ा सा पानी मिल जाता है या थोड़ा तापमान मिल जाता है उसको, तो निश्चित रूप से उसमें चटकन हो जाती है। अब यदि वो जल के माध्यम से या ऑक्सीजन के माध्यम से या हाइड्रोजन के माध्यम से कैसे भी वो अपने आप में अभिक्रिया कर रहा है वो तत्व ग्रेफाइट, और फिर उसका टूटना हो रहा है, तो निश्चित रूप से उसे हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं। लेकिन यदि वो कोई कठोर चट्टान है और उस पर प्रतिदिन धूप या भौतिक जो मतलब प्रकाश पड़ रहा है या धूप पड़ रही है उस पर, उससे उसमें चटकन उत्पन्न हो गई, अपने आप ही वो टूट रहा है, तो उसे भौतिक अपक्षय कहते हैं। मतलब भौतिक गुणों के माध्यम से यदि उसमें या भौतिक चीजों के माध्यम से कोई उसमें चटकन पैदा हो रही है या टूटना उसका जारी है, तो उसे भौतिक या यांत्रिक अपक्षय के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? मतलब विखंडन हो जाता है, बिखर जाता है वो। वियोजन मतलब घुल जाता है। वियोजन मतलब घुलना। जैसे कठोर नमक है, नमक जो एक आप लोग देखा होगा कभी, मोटा नमक होता है ना वो, डली वाला, जो अपने घरों में हम काम में लेते हैं बेटा कई बार। आजकल तो खैर बहुत ही कम यूज आता है बेटा, पहले वो उसको ज़्यादा यूज लेते थे। आज भी जो अपने भैंसों वगैरह के लिए जो दलिया वगैरह बनते हैं ना, पशुओं के लिए, उनमें हम उस चीज़ को डालते हैं। वो मोटा नमक होता है बेटा। तो अगर मान लो हम उस मोटे नमक को पानी के साथ क्रिया कराएं, तो निश्चित रूप से उसका वियोजन हो जाएगा ना, घुल जाएगा वो उसमें। तो इसको हम क्या कहते हैं?
इसको हम भौतिक या यांत्रिक अपक्षय के माध्यम से जानते हैं। तो उनके द्वारा ये विखंडन और वियोजन होता है इन चट्टानों में, जबकि रासायनिक अपक्षय इन चट्टानों में बहुत कम देखा जाता है। ठीक है ना। तो ये कठोर चट्टानें होती हैं। उसके बाद में हम अगली बात करते हैं अपने आगे चट्टान की उत्पत्ति की प्रक्रिया की। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको लिखाया था ये विशेषताएं, तो हमारी क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। उसके बाद हमने उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर क्या बताया था हमने, वो सुन लीजिए, यहीं पर बना देता हूं आपको मैं, पुरानी स्लाइड पर ही। दो प्रकार से हम इनकी उत्पत्ति मानते हैं, एक तो अंतर्वर्ती, अंतर्वर्ती, और एक बहिर्वर्ती, बहिर्वर्ती, मतलब इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव चट्टानें और इंट्रूसिव चट्टानें। बेटा दिख रहा है ना ये सर, ये वीडियो पीडीएफ पर डाल देना, मेरा नेटवर्क स्लो चल रहा है। शिवानी, ये वीडियो पीडीएफ पर कैसे डलेगी बेटा? हाँ, ये स्लाइड डल जाएगी बेटा पीडीएफ में, ठीक है ना। हाँ, तो ये दो चीजें हैं अंतर्वर्ती, कौन कौन सी हैं, पातालीय और मध्यवर्ती होती हैं। ये तो पातालीय, पातालीय, और ये मध्यवर्ती, पातालीय और मध्यवर्ती। मध्यवर्ती, ठीक है ना। और ये जो बहिर्वर्ती है, ये बहिर्वर्ती भी कितने टाइप्स की है, टू टाइप्स की। इसके कौन कौन से हैं टू टाइप्स, इसके हैं विस्फोटक और दरारी। विस्फोटक और दरारी, ठीक है बेटा। ये लिख लेना आप लोग यहां पर। उत्पत्ति के आधार पर जो हमारी चट्टानें हैं वो कैसे हैं। हाँ लिखिए, अंतर्वर्ती, अंतर्वर्ती में लिखिए बेटा, जिन चट्टानों का विकास अंतर्वर्ती चट्टानें, अब अंतर्वर्ती चट्टानें हैं तो अंतर्वर्ती चट्टानों में लिखो, जब आग्नेय चट्टानों का निर्माण एवं विकास, जब आग्नेय चट्टानों का निर्माण एवं विकास, निर्माण एवं विकास सतह के नीचे दिखाई दे,
सतह के नीचे दिखाई दे तो तो उन्हें आंतरवर्ती चट्टान कहते हैं। अंतर्वर्ती चट्टान कहते हैं। इन्हें दो वर्गों में बांटा जाता है। इन्हें दो वर्गों में बांटा जाता है। नंबर एक, नंबर एक, पातालीय प्लूटोनिक। पातालीय प्लूटोनिक सेल्स। ये प्लूटोनिक सेल हाँ लिखो, ये चट्टानें चट्टानें भू परपटी का भूपर्पटी का आधार तैयार करती हैं। मतलब जब ज्वालामुखी फटता है और लावा जमीन के अंदर ही रह जाता है और वहीं पर ठंडा हो जाता है, और वो जो चट्टानें बनती हैं जमीन के अंदर, मान लो जैसे ज्वालामुखी फटा और जमीन के आंतरिक भाग से निकल के, मतलब वहां से तो चल दिया मेंटल पार्ट से, लेकिन ये ऊपरी मेंटल में आके या निचले क्रस्ट में आके ये जमा हो जाता है। समझ रहे हो ना? मान लो जैसे ये एक आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनाई थी मैंने, ये अब मान लो यहां पर ये ये तो कोर है, आंतरिक कोर, ये बाह्य कोर, ये मेंटल मतलब निचला मेंटल, और ये ऊपरी मेंटल। अब मान लो यहां से ये लावा चला और यहां पहुंच गया या जमा हो गया यहाँ पर ऐसे, या यहीं पर जमा हो गया ऊपरी भाग में जाके ये, या ये क्रस्ट के भाग में जमा हो गया ये यहाँ पर निचले भाग में, तो ये क्या कहलाएगा? अंतर्वर्ती आग्नेय चट्टान। क्या कहलाएंगी ये? अंतर्वर्ती आग्नेय चट्टान। अब यदि ये यहीं पर जमा हो गया यहां पर, तो ये पातालीय है, और यहां पर जमा हुआ ऊपर तो ये बहिर्वर्ती है। सॉरी, बहिर्वर्ती क्यों, ये मध्यवर्ती। कौन सा? मध्यवर्ती। समझ रहे ना? हाँ, मध्यवर्ती। समझ गए? ये पाताली है, ये मध्यवर्ती। उसके बाद में जो बहिर्वर्ती होगा या धरातल के बाहर जिनका विकास होगा वो बहिर्वर्ती चट्टानें कहलाएंगे। और बहिर्वर्ती में फिर हम लोग कौन से पढ़ेंगे? दरारी और विस्फोटक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दरारी और विस्फोटक। तो ये अब फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? प्लूटोनिक मतलब पातालीय। तो ये पातालीय का स्वरूप है। हाँ, ठीक है ना? आधार तैयार करती हैं
दूसरा पॉइंट, कम से कम 50 से 100 किलोमीटर की गहराई में मिलती हैं। 100 किलोमीटर की गहराई में मिलती हैं। बैथोलित प्रकार की चट्टानें बैथोलित प्रकार की चट्टानें इसी श्रेणी में आती हैं। बैथोलित प्रकार की चट्टानें इसी श्रेणी में आती हैं। अब है मध्यवर्ती चट्टानें। दूसरा, दूसरा मध्यवर्ती चट्टानें। अब मध्यवर्ती चट्टानें कौन सी होती हैं? जब मैग्मा सतह की ओर गमन करता है, जब मैग्मा सतह की ओर गमन करता है तो उसके जमने से तो उसके जमने से निम्नलिखित चट्टानें बनती हैं। निम्नलिखित चट्टानें बनती हैं, जिसके उदाहरण निम्नलिखित चट्टानें बनती हैं। नंबर एक, नंबर एक नंबर एक फैकोलिथ फैकोलिथ। दूसरा, लोकोलिथ। लोकोलिथ, लोपोलिथ, लोकोलिथ। लोपोलिथ। तीसरा, लोपोलिथ। चौथा, सिल डाइक। सिल डाइक। देखिए यहाँ पर इनकी अलग अलग आकृतियां हैं। हाँ, देखो यहाँ मैं थोड़ा सा इनके नीचे लिखूंगा अलग अलग पेन से, ये ध्यान रखना। हाँ, मान लो ये है फैकोलिथ। अब फैकोलिथ क्या होता है कि जब लावा लहरनुमा
लहरनुमा ऐसे जम जाता है तो उसे फेकोलिथ कहा जाता है। मान लो जब लावा जमीन के अंदर से निकल रहा है। हाँ सर ये, हाँ, निर्माण के आगे क्या है? हाँ सर, चट्टानों के आगे क्या है एक यूनिट में? हाँ, चट्टानों का निर्माण। क्या है बेटा? चट्टानों का निर्माण। हाँ, लहरनुमा ये फैकोलिथ हो गया, ये लोकोलिथ। अब लोकोलिथ क्या होता है भाई? लावा जब जमीन के अंदर से निकलता है तो निकलता हुआ लावा मान लो एक लहरनुमा ऐसे जमा हो जाता है, ऐसे 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 लहरनुमा, या ऐसे ऐसे, तो वो क्या कहलाता है? वो फैकोलिथ कहलाता है। अब लोकोलिथ क्या है? लोकोलिथ मतलब छत्रीनुमा मशरूम रूप में ऐसे जमा होती है, ऐसे। ये ये क्या कहलाती है? लोकोलिथ। और लोपोलिथ तस्त्रीनुमा आकृति में, मतलब ऐसे, ये लोपोलिथ है। अब सिल, सिल मतलब एक सीधी सिल, जैसे अपनी बर्फ की सिल्ली होती है ना, ऐसे रूप में जमा हो जाए तो ये सिल कहलाती है। और ये डाइक जो होता है वो होता है कि जो सिल के समान ही होता है परंतु दीवार के समान लंबत रूप में दिखाई देता है। मतलब ये एक बहुत लंबा होता है, होता सिल के समान ही है ये, लेकिन एक लंबा होता है ये दीवार के समान। तो ये एक डाइक होता है, समझ रहे हो ना? ये एक अपनी विभिन्न प्रकार की एक मध्यवर्ती और पातालीय रूप में जब चट्टानें बनती हैं, जमीन के आंतरिक भाग में लावा जब जमता है तो अंतर्वर्ती चट्टानें बनती हैं, उनको हम अंतर्वर्ती आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं अगली बहिर्वर्ती चट्टानें, एक्सट्रूसिव। ये होते हैं हमारी, विस्फोटक होती हैं और एक दरारी होते हैं। कैसे होते हैं? विस्फोटक और दरारी। बहिर्वर्ती चट्टानें। अब बहिर्वर्ती चट्टानें क्या होती हैं? ये दो प्रकार की होती हैं भाई। जब लावा का जमाव सतह के बाहर हो, जब लावा का जमाव सतह के बाहर हो तो बहिर्वर्ती चट्टानें होती हैं। ये दो रूप में बनती हैं। नंबर एक, विस्फोटक। नंबर एक, विस्फोटक। विस्फोटक जब ज्वालामुखी जब ज्वालामुखी
सक्रियता के साथ दिखाई दे, सक्रियता के साथ दिखाई दे, सक्रियता के साथ दिखाई दे, तो धरातल पर, तो धरातल पर निम्न प्रकार की आकृति दिखाई देती है। दिखाई देती है। अब इसमें भी जैसे नंबर 1 ज्वालामुखी बम, ब्रेशिया, ज्वालामुखी ज्वालामुखी बम, ज्वालामुखी बम। दूसरा लेपली, लेपली, ब्रेशिया, ले, लेपली, ब्रेशिया। सर टाइम होने वाला है। हाँ यस बेटा, टाइम होने वाला है। हाँ इसी को करेंगे हम, बहिर्वर्ती चट्टानों को उसके बाद कल करेंगे बेटा। हाँ ब्रेशिया, और ब्रेशिया के बाद स्कोरिया प्यूमिस। चौथा स्कोसिया, और पांचवा प्यूमिस। ये बेटा धरातल पर ज्वालामुखी के द्वारा बनने वाली आकृति हैं। देखो इन्हीं चीजों को हम जब ज्वालामुखी पढ़ेंगे ना, तो ज्वालामुखी में भी पढ़ेंगे, तो बेटा डबल बार हम इन चीजों को पढ़ेंगे, 2 बार। जब यहाँ आप लोगों के समझ में ये चीजें आ गई, तो आगे जब ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो वहां तो आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएंगी आपके। क्योंकि जब चट्टानों का निर्माण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से हम ज्वालामुखी यहां भी पढ़ रहे हैं। विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी है ये। कैसा प्रकार का ज्वालामुखी है? विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी। आग के रूप में लावा पिंड इसमें निकलते हैं, बहुत ज्यादा आग इसमें निकलती है। ज्वालामुखी बम बहुत अपने आप में विस्फोटक होता है। एकदम से जब ज्वालामुखी फटता है ना, तो एक बम के समान दिखाई देता है, बहुत बड़ा गड्ढा उस स्थान पर कर देता है। उसे हम ज्वालामुखी बम की आकृति बोलते हैं, ठीक है ना। अब वो जो वहां चट्टानें मिलती हैं, वो हमारी ज्वालामुखी बम देखने को मिलते हैं। लेपिली एक अपने आप में एक ऐसी तरंग के रूप में आग जाती है, बिल्कुल, और एक ऐसे जाके फैल जाती है ऊपर जाके वो आग। जैसे कभी आप लोगों ने दिवाली पर वो चलाते हैं ना, अनार चलाते हैं, अनार में से एकदम से आग निकलती है और ऐसे फैल जाती है, बेटा वही सेम लेपिली होता है। लेपिली के बाद ब्रेशिया। ब्रेशिया की जो आकृति होती है वो लेपिली से छोटी होती है। जैसे कई बार छोटा अनार होता है ना, वो थोड़ा सा चल के और बस बंद हो जाता है, वही थोड़ी ऊंचाई तक जाता है बस। ऐसे ही वो छोटा लेपिली है ये ब्रेशियाई। उसके बाद में स्कोशिया होता है, और स्कोशिया थोड़ा सा लावा बह के निकलता है इसमें। और प्यूम इसमें तो फिर पूरा आग निकलता है, लेकिन ऊपर तक नहीं जाता, नीचे नीचे फैल जाता है, ठीक है ना। ये एक विस्फोटक थे बेटा। उसके बाद में हम पढ़ते हैं दरारी प्रक्रिया। दूसरा दरारी प्रक्रिया। दरारी रूप में हमारे एक ही आकृति बनती है, और वो आकृति बनती है, यहां पर लिख लीजिए, जब लावा एक दरार के रूप में
धरातल पर फैलता है, दरार के रूप में धरातल पर फैलता है, धरातल पर फैलता है, फैलता है और वहीं पर ठोस रूप धारण कर लेता है, वहीं पर ठोस रूप धारण कर लेता है, तो उसे दरारी ज्वालामुखी कहा जाता है। इससे बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है, इससे बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है। बस बेटा यही लिख लो आप, चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है ना बेटा, ये चीजें आप लोगों को एक उत्पत्ति के आधार तक मैंने यहाँ पहुंचाया आपको। उसके बाद में हम कणों के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है ना, सॉरी ज्वालामुखी का वर्गीकरण नहीं, चट्टानों का वर्गीकरण। ज्वालामुखी तो हम इसमें पढ़ ही रहे हैं क्योंकि इसका निर्माण ही ज्वालामुखी की लावा से होता है। ठीक है ना बेटा, तो आगे की बात हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा क्लास लिया करो, बाद में इसको देखा करो और नोट्स बना के फिर चीज़ें मेरे से पूछा करो बेटा। ठीक है ना, आज जो बीच बीच में अक्षर आपके रह जाते हैं तो उनको बेटा वीडियो चला के तब आप लोग उनको देखा करो। ठीक है बेटा, थैंक यू।